Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of nuclei for CBSE Class 12 and various state board syllabus. These videos are extremely useful for concept clearance in IIT SND NEET. Please watch the videos till the end to get a clarity on the topics discussed. Okay, so people, we were doing a nuclei और nuclei में भाई साहब we have seen what is radius, right? Radius क्या होता है? Radius is equal to r naught into a raised to 1/3, where a is basically the atomic mass. ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैसे और किस कंडीशन पे, अरे ये आए हैं, मैंने तो इनका नाम डाल दिया है, ये एब्सेंट हैं। इतना बड़ा इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, हमने नाम ध्यान दिया, सॉरी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा जनरल, पहले देखो हम यहाँ पे समझेंगे कि एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या है। आपके आइंस्टाइन के रिलेशनशिप के हिसाब से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। ठीक है, अभी इस चीज को समझो, ये जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक एटम है, देखो एटम, ठीक है, इस एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। When we are talking about nuclei, we are specifically speaking only about the nucleus, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में और फिजिक्स के एटम्स में आप ज्यादा करके इलेक्ट्रॉन्स की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लिय वाले टॉपिक में आप सिर्फ न्यूक्लियॉन्स की बातें करते हैं, विच इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आइडियली अगर समझ लो, अगर कोई एटम है जिसमें 5 प्रोटॉन है और लेट से 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास कितना देखा जाएगा, 13 AMU बोलेंगे हम, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और एक AMU में कितना होता है भाई साहब, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है भाई साहब ये, ठीक है, या आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। अभी इस चीज को समझो, क्या ये एटॉमिक मास 13 AMU ही होगा? विल इट बी 13 AMU? तो आंसर इज नो, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट थोड़ा सा इससे कम होगा। मतलब ये आपका है एटॉमिक मास और ये आपका मास, एक्चुअल मास, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होना चाहिए भाई साहब, 13, लेकिन आपको 13 नहीं मिलेगा, आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा भाई साहब 12 या 12.5 ऐसा मिलेगा, ठीक है। अभी यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका टोटल, इसका मतलब ये नहीं है कि 12.5 प्रोटॉन्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन किया जाता है और न्यूक्लियॉन्स के अंदर होते हैं, तो उनका जो एक्चुअल मास होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 13 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा 12.5 AMU, मतलब ये जो 0.5 AMU है, इसका घपला है, और इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बोल रहा हूं कि मास गायब हुआ, इसका मतलब है कि नहीं, होना चाहिए था 13 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन तुमको मिल रहा है बचा 12.5, ठीक है, या 12 जो भी है, तो इसका मतलब मास गायब हुआ है। मास का इसका मतलब किसमें कन्वर्जन हो गया है, एनर्जी में। क्योंकि देखो इस चीज को समझो, एक जैसे आपका कोई एटम का जो आपने पढ़ा कि भाई साहब कोई भी ऑर्बिट नहीं होता है, ये हम 10th तक पढ़ते आए हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स में घूम रहे हैं। तो देयर आर क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन क्लाउड्स में उनकी पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। वैसे ही न्यूक्लियस की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती है, मतलब ये कोई शेल नहीं होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसा कोई अंडे जैसा बना हुआ उसके अंदर न्यूक्लियस ठूसे हुए, ऐसा नहीं एटम्स में, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियस जो है, आपके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये एक समूह है मास का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई बाउंड्री है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहां पे मास भाई साहब कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा होगा बताइए, एनीवन, मास क्यों कम हो रहा होगा? तुम्हारा होना चाहिए 13 MU, तुमको मिल रहा है 12.5, क्यों ऐसा कम हो रहा होगा? मूवमेंट नहीं, मूवमेंट नहीं है, न्यूक्लियॉन्स का मूवमेंट नहीं है, यहां पे तुम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बोल सकते हो, लेकिन न्यूक्लियॉन्स का नहीं है। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? व्हाई वुड द मास, देखो अगर आपको इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ पकड़े रखना है, तो वुड यू रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द सिस्टम टू बी मेंटेन। हर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए
एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आर वी क्लियर? ठीक है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियॉन्स के अंदर हैं, उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए तुम्हें एक एनर्जी देना पड़ेगा। ये एनर्जी तुम कहां से दोगे? तुम भाई साहब एटम को तो एनर्जी दे नहीं रहे हो, तो ये एनर्जी आएगा मास के कन्वर्जन से। तो ये जो तुमको मास डिफेक्ट मिल रहा है, 0.5 का मास डिफेक्ट जो तुमको मिल रहा है, इसी मास डिफेक्ट से तुम्हारा एक टाइप का एनर्जी जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी बाउंडेड, ये हो जाएगा तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मतलब ये एनर्जी तुम्हारी होगी। और ये बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब? तुम्हारा आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या बोलता है? E इज इक्वल टू mc² होता है। ठीक है, मतलब जितना तुम्हारा मास का डिफेक्ट आया, ठीक है, इसको हम डेल्टा m बोलेंगे। लेट्स से यहाँ पे कितना आया? 0.5 AMU आया, है ना? तो ये हो गया 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू c का स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 10⁸ इसका भाई साहब स्क्वायर। ये हो जाएगी एनर्जी। क्लियर है? ये जो एनर्जी होगी, यही एनर्जी उन न्यूक्लियॉन्स को बेसिकली बाउंड करके रखेगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो क्या सभी इसमें ऐसा होगा? मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूं कि हम क्या यहाँ पे फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ेंगे बेसिकली अभी। ठीक है, तो फ्यूजन और फ्यूजन का लॉजिक समझा रहा हूं आपको। तो ये जो भाई साहब बना आपका, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक बनता है भाई साहब जो एक्चुअल मास है, ठीक है, और एक जो है आपका एटॉमिक मास। तो आप ज्यादा करके देखोगे मास जो है एटॉमिक मास से ज्यादा, सॉरी, आपका जो एटॉमिक मास है वो मास से ज्यादा है, मतलब थोड़ा बहुत जो मास है। तो ये आपका मास माइनस एटॉमिक मास, इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एम, विच इज मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो होना चाहिए था कैसा भाई साहब? 13 AMU, लेकिन आपको मिल रहा है 12.5 AMU या लेट से 12.7 AMU। ये हो गया आपका m। तो आपके इन दोनों के बीच में होगा डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? और ये जो डेल्टा m आया है, यही डेल्टा m किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। कैसे? आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप के हिसाब से E होता है mc का स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा मास का डिफेक्ट आया है, ये हो जाएगा क्या भाई साहब? डेल्टा m c का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, डेल्टा m मतलब आपका ये मास माइनस दिस। ठीक है, तो ये हो गया, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही एनर्जी बेसिकली क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। तो इनसाइड द न्यूक्लियॉन्स wherein all the protons and neutrons are situated, it's not a ball, it's basically एक हाइपोथेटिकल है, मतलब है कोई ऐसा शेल के अंदर नहीं है, लेकिन वो सब एक साथ हैं। तो एक साथ रखने के लिए एक एनर्जी लगेगी, और ये एनर्जी आती है आपके मास डिफेक्ट से। ठीक है, अब दो केसेस होते हैं, देखो। ठीक है, आपने सुना रहेगा न्यूक्लियस में एक होता है फ्यूजन और एक होता है भाई साहब फिजन। फिजन मतलब क्या होता है भाई साहब? फिजन मतलब एडिशन होना, सॉरी ब्रेकअप होना। ठीक है, फिजन मतलब भाई साहब टूटना, और फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो अगर आपका ये जो मास है, ठीक है, ये जो टोटल एक्चुअल मास है, ये आपके एटॉमिक मास से ज्यादा होगा। ठीक है, ये अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास एनर्जी नहीं है। मामला समझ में आ रहा है? एनर्जी कहां से आएगी? तुम्हारे मास के कन्वर्जन से आएगी। तुम्हारा मास अगर कम होगा तभी तो तुमको एनर्जी मिलेगी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखने में। तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके पास एनर्जी नहीं है टू बी बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये टूटेंगे, दे विल डिसइंटीग्रेट ऑन देयर ओन। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? सो जहां पे भी आपका थियोरेटिकल मास आपके एटॉमिक मास से ज्यादा आ रहा है, उधर क्या हो जाएगा भाई साहब? फिजन होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, और जहां पे भी आपका भाई साहब मास आपका इससे लेस है, तो यहां पे क्या होगा भाई साहब? यहां पे भाई साहब आपका एनर्जी मिलेगा, न्यूक्लियॉन साथ में रहेंगे, तो यहां पे होगा आपका फ्यूजन। मतलब आप ये जनरली लाइट एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि उनका फ्यूजन होता है, और हेवी एलिमेंट्स में हम जनरली देखेंगे कि उनका फिजन होता है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा ऊपरी तौर से मैं आपको बता रहा हूं क्या हम यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि फ्यूजन फिजन दीज आर द मेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू बेसिकली अंडरस्टैंड। तो पहले तो हमारा भाई साहब मास एनर्जी इक्विवेलेंस, विच इज आइंस्टाइन का इक्वेशन है, दैट इज E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर है। ठीक है, मास और एनर्जी में यही रिलेशनशिप है। दी अल्फा पार्टिकल्स, आपका अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस होता है भाई साहब अल्फा पार्टिकल, है ना? इसमें से तुमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दिया है तो ये बन गया He2+। ठीक है, He2+। अभी भी इसका आपका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो कितने हैं? 4 है। 4 प्रोटॉन्स और 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अभी भी इसके न्यूक्लियस के अंदर है। इस पूरे टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, विच इज गोइंग टू गेट अस कंफ्यूज्ड। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे भाई साहब इस पोर्शन की।
जो न्यूक्लियॉन्स बना हुआ है, ठीक है। तो अभी भी फिलहाल यही है, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ना, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो नहीं गए, वो तो वैसे के वैसे ही हैं। क्या इसको आप बंद करके इसको दे सकते हैं प्लीज? ये जो स्विच है उसको बंद करना है, बहुत बढ़िया, और उसको निकालना है, बहुत बढ़िया भाई साहब, इतने टैलेंटेड हैं आप, बाप रे बाप, ठीक है, थैंक यू। क्लियरम क्लियरम, द अल्फा पार्टिकल भाई साहब क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं अल्फा पार्टिकल में? 4 न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, ठीक है। ओके ओके ओके, द मास ऑफ द एक्चुअल अल्फा पार्टिकल भाई साहब देखो कितना है, 4.0015। ये हो गया आपका एक्चुअल मास, मतलब कौन सा मास, ये वाला मास, ठीक है, ये हो गया एक्चुअल मास। द टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स कितना है भाई साहब, 4 ये हो गया आपका एटॉमिक मास। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तुमको दिख रहा है यहाँ पे जो मास है वो इससे लेस है। इसका मतलब क्या हुआ है, थोड़ा बहुत मास किसमें कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में रखना है, इनके बीच में अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो ये साथ में नहीं रहेंगे। किसी भी सिस्टम को अगर उसके मॉलिक्यूल्स को या किसी भी सिस्टम को साथ में रखना है तो यू विल हैव टू हैव अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कोई भाई साहब कोई इनका घर नहीं बना हुआ कि उसको क्रूज दिया जाएगा उसके अंदर। ये भाई साहब एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट भी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, वैसा ही कुछ ऐसा भी है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का समूह है जो एक साथ है, वो एक एनर्जी की वजह से एक साथ है, और ये एनर्जी होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। ये कहां से आता है, ये आता है आपके मास डिफेक्ट से। तो ये जो आपका आया एक्चुअल अल्फा पार्टिकल्स का मास कितना आया, 4.0015, और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास कितना आया, 4.00320। ये आपको ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा बहुत किसमें कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और वही एनर्जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ रखे हुए है, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, सो डिफरेंस इन द अबव 2 masses इज ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी कितने हो जाएगी, डेल्टा एम सी का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो फॉर द अल्फा पार्टिकल अभी डेल्टा एम की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, दिस माइनस दिस, सो ये आपको कितना दे देगा, 0.0305। बाइंडिंग एनर्जी देखो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा भाई साहब -0.0305 म्यू, ठीक है, म्यू मतलब AMU है बेसिकली। तो इसको हम -0.0305 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ऐसा लिख सकते हैं, या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। -0.0305 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको जरा मल्टीप्लाई करो ना, 931 को 305 से, प्लीज 0.0305, फटाफट फटाफट फटाफट, अरे जल्दी करनी है। एक मिनट, नहीं ये 0.305 है और 931 कितना आ जाएगा, 28.39 कुछ आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ना 28.39। ओके, तो इसका मतलब आपका कितना हो गया देखो, 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका 1 म्यू, जिसको हम क्या लिखते हैं 1 AMU, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू हाउ मच, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों भी स्टैंडर्ड में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया हमने इसको, तो कितना आया देखो, -28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम। ओके, तो ये हो गया आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द अल्फा पार्टिकल हैज अ लोअर एनर्जी देन अ कलेक्शन ऑफ सेपरेटेड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मतलब आपका देखो है क्या, देखो 1 AMU कितना एनर्जी जनरेट करेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक छोटा सा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जिसका वेट 1 AMU है, जब वो डिसइंटीग्रेट होगा दैट विल जनरेट एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे भाई साहब कितना था आपका, इतना AMU था, ये कितना जनरेट करेगा, इसको 931 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल्स में करना चाहते हो तो भाई साहब क्या करोगे, ये -28.4 को इनटू करोगे किसके साथ भाई साहब, पहले तो करोगे 10⁻⁶ के साथ, फिर करोगे भाई साहब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आता हम, बहुत बढ़िया भाई साहब। Since the protons in the nucleus are charged particles, they have a potential energy associated with them. तो प्रोटॉन्स भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और चार्ज पार्टिकल्स का हमेशा एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। क्यों 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 जल्दी बताइए भाई साहब, चार्ज पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी क्यों क्रिएट होगा,
उनके आजू बाजू के चार्जेस के हिसाब से क्रिएट होगा, ठीक है। अगर उनके पास भाई साहब उनके आजू बाजू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो देखो समझ लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अगर इसके पास एक पॉजिटिव है तो क्या यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा? भाई साहब तुम इनको मिला नहीं सकते, मिलाने की कोशिश करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। ये प्लस है और ये समझ लो माइनस है, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, ये टर ऐसे जा रहे हैं, तो इनको अगर सेपरेट रखना है तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम में, ठीक है। तो जब भी चार्ज पार्टिकल होगा तो प्रोटॉन्स का प्रोटॉन्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी और प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी पोटेंशियल एनर्जी है भाई साहब, ठीक है। सिंस प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर चार्ज पार्टिकल्स दे हैव अ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद देम, तो इनका भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखो दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, चिटकेंगे, लेकिन तुमने इनको भाई साहब क्या किया है, एक साथ रख दिया है, कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो ये एनर्जी कौन दे रहा है, तुम्हारा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इस सिस्टम की एनर्जी को पूरा कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? आप बोलोगे भाई साहब कि कुछ बॉल्स अगर मैं किसी डब्बे में रख दूं तो उसमें क्या एनर्जी लगेगी मुझे, लेकिन इस चीज को समझो, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। न्यूट्रॉन्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोटॉन्स का तो है। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब तुमको फोर्स लगाकर उनको दोनों को एक साथ रखना है, और जहां पर भी तुम फोर्स लगाओगे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये एनर्जी तुमको कौन देगा, बाइंडिंग एनर्जी। जहां पे तुम्हारा जो मास का डिफेक्ट मिल रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, mc², मतलब डेल्टा mc² में वो कन्वर्ट हो रहा है। यही एनर्जी तुमको कहां से, इन प्रोटॉन्स को साथ रखने का एनर्जी देगा। आर वी गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट पीपल, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने ही वाला है। इलेक्ट्रॉन्स को गोली मारो भाई साहब, अगर तुम न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हो तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा ही। तुम न्यूक्लियॉन्स के अंदर दो पॉजिटिव चार्जेस को रखोगे तो वो चिटकेंगे, लेकिन तुम उनको चिटकने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब एनर्जी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो देयर विल बी अ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद देम। This is very large compared to the typical atomic scale energy of approximately 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बहुत लार्ज एनर्जी है, ठीक है, एटॉमिक स्केल। तो आपका भाई साहब देखो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको दिख रहा है भाई साहब, इतना एनर्जी, ठीक है। दिस इज मच लार्जर देन द एनर्जीज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शंस। आप इस चीज को समझिए कि एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को व्यवस्थित रखने में जितना एनर्जी लगता है वो कहीं ज्यादा है आपके केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी लग रहा है उससे, ठीक है। मच लार्जर देन द एनर्जीज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कहीं ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से कहीं ज्यादा है, और केमिकल रिएक्शंस में रिलीज और अब्सॉर्ब होती हुई एनर्जीज से भी कहीं ज्यादा है। क्या ये समझ में आ रहा है? आप देखो ना भाई साहब, 1 AMU मतलब एक AMU, थोड़ा सा इतना डिफेक्ट आएगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट हो रही है भाई साहब, सोचिए, ठीक है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है भाई साहब, वो एनर्जी इन तमाम चीजों से सबसे ज्यादा है। इसीलिए जब न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जब होगा, या न्यूक्लियर फ्यूजन, आपके एटॉमिक बॉम्ब्स इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं भाई साहब, ठीक है। होता क्या है, एक न्यूक्लियस फूटा, दूसरा न्यूक्लियस फूटा, ऐसे करते 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 बहुत सारे न्यूक्लियस फूट गए, और जब धड़ाम से फूटेगा वो, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली अ न्यूक्लियर वेपन। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये इतना एनर्जी यहाँ पे कंपाइल हो रहा है भाई साहब, ठीक है। This is much larger than the energies associated with electrons, molecules, and even chemical reactions. Electric potential energy of protons in a nucleus is of the order mega electron volt. भाई साहब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने देखा भाई साहब, 1 AMU कितना एनर्जी जनरेट करेगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज गोइंग टू जनरेट एन एनर्जी ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक AMU भाई साहब क्या औकात है भाई साहब, समझो एक AMU की 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, क्या ही है ये पार्टिकल, ठीक है। इसकी औकात देखो भाई साहब कितना है, 1 मतलब 10⁻⁻27 kg, इसका भाई साहब मास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कितना एनर्जी जनरेट कर सकता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। क्लियर है, क्लियर 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 पीपल। और आपको यहाँ पे हर एटम में मास का डिफेक्ट मिल रहा है, तो ये जो मास का डिफेक्ट मिल रहा है दैट इज जनरेटिंग दिस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है, ओके। The potential energy associated with a strong force is negative and also of the order of mega electron volt. इसीलिए देखो जितने भी आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं भाई साहब, एक हो गया भाई साहब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फिर आपका भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, फिर आपका भाई साहब न्यूक्लियर फोर्स। इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे ज्यादा
इफेक्टिव या सबसे ज्यादा स्ट्रांग है आपका न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, द रेस्ट एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन कैन बी फाउंड। अभी देखो रेस्ट एनर्जी क्या है, व्हाट इज रेस्ट एनर्जी, मतलब आपने न्यूक्लियस को खोला और सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐसे रख दिए, ठीक है, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद ईच अदर, ऐसे अलग अलग रखा, ठीक है। तो द रेस्ट एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी फाउंड एज 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रेस्ट एनर्जी है, मतलब इसको आपने एक जगह पे नहीं रखा है, जैसे आप एक जगह पे रखोगे तो ये एनर्जी भाई साहब बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेस्ट एनर्जी है, मतलब दे आर एट रेस्ट। मास कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी पर सी का स्क्वायर, ठीक है। तो मास यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, एम क्या हो जाएगा भाई साहब, ई अपॉन सी का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी का स्क्वायर, दैट इज द रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी में है ये, ठीक है, ओके। मास कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। हमने देखा भाई साहब 1 म्यू कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 931.5 या 931 ही लेते हैं हम प्रैक्टिकली, इसको ना भी लो तो भी चलेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी का स्क्वायर, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, विल बी इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके ओके ओके, एनी डाउट्स टिल नाउ पीपल, एनी? ओके, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस प्रोपोज्ड बाय आइंस्टीन, कुछ नहीं भाई साहब, E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर है, ठीक है। सो ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस है। द मास इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय, तो आप इसको इधर कर लो भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर को इधर लोगे तो E बाई c का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके। तो देखो रेस्ट मास कितना है आपका, 9 कितना था, 81 है ना, 938 नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी का स्क्वायर, ये हो गया रेस्ट, ठीक है। और दूसरा है भाई साहब आपका 931, जब आपने सबको एक साथ रख दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। द मास इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय दिस, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज यूज्ड टू एस्टिमेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, ये वाले एनर्जी से ये वाले एनर्जी को माइनस करोगे, ठीक है। ये आपका रेस्ट एनर्जी है, मतलब जो लोग आपके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ऐसे अलग अलग है, तो अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं तो टोटल एनर्जी उनका जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस, मतलब इससे कम है ये। तो इतना एनर्जी आपका क्या यूज में आ रहा है, बाइंड करने में आ रहा है, ठीक है। इट इज बेसिकली गेटिंग यूज्ड टू बाइंड देम अप। टू एस्टिमेट द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन कॉल्ड, इसका हम क्या बोलते हैं भाई साहब, क्यू वैल्यू, ठीक है। कितना एनर्जी रिलीज होगा किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे भाई साहब क्यू वैल्यू, ठीक है। The principle of equivalence is used to estimate the binding energy of nucleus. To estimate the energy released in a nuclear reaction, only A and both A and B. बोला हो, बोला जल्दी से बोला, दोनों भी ना भाई साहब, बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप और एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन भी, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू भाई साहब कौन सा हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में रखने के लिए, एक मिनट पूछेंगे तेरे नाम को, ओके। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, देवजी तो भाई साहब डिप्रेशन में चला गया है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्ली, द मास ऑफ अ न्यूक्लियस n न्यूट्रॉन्स एंड z प्रोटॉन्स इज लेस देन द टोटल मास ऑफ n आइसोलेटेड। अभी देखो इसको समझो, अगर स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस है मतलब उथल पुथल नहीं है, तो इसमें मतलब क्या हुआ है, उसका वो बाइंडिंग एनर्जी मिल रहा है, समझ में आ रहा है भाई। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को साथ में रखने के लिए बाइंडिंग एनर्जी उसको मिल रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी कब मिलेगा, जब आपका जो मास है, थियोरेटिकल मास, वो एटॉमिक मास से कम हो। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो बेसिकली दिस इज अ बैग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, लेट्स से इस बैग को हमने खोल दिया और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सबको आइसोलेट कर दिया। इनकी जो एनर्जी होगी, ठीक है, या इनका जो एटॉमिक मास होगा, और ये जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो ये एटॉमिक मास, ये वाला मास जो है तो इससे कम होना चाहिए, तभी तो जाकर भाई साहब इसको एनर्जी मिलेगी ताकि ये सबको साथ में रखे। समझ में आ रहा है? तभी जाकर एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। आर वी गेटिंग दिस? अगर मैंने इस बैग को खोल दिया और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को चितर बितर कर दिया, तो इनका जो भी मास होगा
आइसोलेटेड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, समझ में आ रहा है? आइसोलेटेड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इस न्यूक्लियॉन्स को अगर हमने चित्र बितर कर दिया तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो चित्र बितर हैं, जिनके अंदर भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इनका जो मास होता है, इसका मास अगर इससे ज्यादा हो, जब हम इनको कलेक्ट कर रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे मास का हो रहा है कन्वर्जन, किसमें? एनर्जी में। और यही एनर्जी क्या हो रही है? बाइंडिंग एनर्जी, जो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ रखे हुए है। तो ये एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या ये समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? देखो भाई साहब, एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर है भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमने देखा कि भाई साहब प्रोटॉन्स को एक साथ रखेंगे तो आपका भाई साहब एनर्जी इंक्रीज होगा। क्लियर है? अभी अगर समझ लो मैंने इस न्यूक्लियस को खोल दिया और ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चितर बितर कर दिए, ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास समझ लो है A, और इसका मास भाई साहब समझ लो है Z। समझ में आ रहा? जब इसके अंदर है ये A, जब सॉरी समझ लो इसका मास है M, जब ये A M से ज्यादा होगा तभी तो ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ा बहुत मास किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में, और वही एनर्जी आपकी हो गई बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है? तो बाइंडिंग एनर्जी के चलते ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ यहां पे हैं। क्लियर है? तो आपका न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर आपका भाई साहब यहां पे M अगर आपका A से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो भाई साहब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। ठीक है? तो आपका देखो, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस द मास ऑफ अ न्यूक्लियस कंटेनिंग n न्यूट्रॉन्स एंड z प्रोटॉन्स, n न्यूट्रॉन्स एंड z प्रोटॉन्स इज लेस, मतलब ये जो m है दैट इज z प्लस n इज लेस देन द टोटल मास ऑफ n आइसोलेटेड न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है? तो ये आइसोलेटेड है, मतलब आपने बाहर निकाल लिया है न्यूक्लियस से। सो आइसोलेटेड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जितना मास होता है दैट इज A should be more than m, which is basically the mass of the protons and neutrons inside the nucleus, to make a stable atom, because only in that case you are getting energy, that is binding energy, to bind these protons and neutrons together. अगर बाइंडिंग एनर्जी नहीं मिल रही है एटम को तो वो अनस्टेबल रहेगा। ठीक है? क्लियर है? फॉर स्टेबल न्यूक्ली, देखो यहाँ पे फॉर स्टेबल न्यूक्ली द मास ऑफ अ न्यूक्लियस कंटेनिंग n न्यूट्रॉन्स and z protons is less than the total mass of n isolated neutrons plus z isolated protons. The mass of nucleus is always less than the sum of the masses of the constituent nucleons in their free state. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? फ्री स्टेट मतलब न्यूक्लियस को आपने तोड़ दिया, ये सब चितर बितर है। ठीक है? तो ये फ्री स्टेट है। दिस डिफरेंस इज मास इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो आपका मास डिफेक्ट डेल्टा m विल बी इक्वल टू आपका m जो मास है ऑफ द न्यूक्लियस माइनस आपका मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। ठीक है? मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट, एंड दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज व्हेन द न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी डाउट हम पीपल हम? ठीक है? ओके ओके ओके, तभी ये स्टेबल होगा, और इसी को हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि उतना मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और वही एनर्जी आपकी न्यूक्लियस की हो गई बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है? द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। एनर्जी इक्विवेलेंट मतलब देखो, ये मास डिफेक्ट क्या हो गया? डेल्टा m, ये हो गया भाई साहब m माइनस a, और यहां पे आपका एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस मास डिफेक्ट विल बी डेल्टा m c का स्क्वायर, जो भी माइनस में आएगा भाई साहब ये, तो ये हो गया भाई साहब आपका दिस विल बी m माइनस a c का स्क्वायर। ठीक है? The binding energy can be found by finding the mass of the nucleus and then subtracting, ये हो गया आपका mass of the nucleus, and then subtracting the mass of the same number of isolated protons and neutrons का ये mass है। ठीक है? Binding energy of a nucleus is given by delta m c का square, where delta m is nothing but mass defect, where delta m is the mass defect and c is obviously the velocity of light. So binding energy in ergs क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो बाइंडिंग एनर्जी इन जूल्स अगर हम कर रहे हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू कितना? अर्ग्स में क्या होगा? धन्य हो महाराज, कितने पीछे हम जाएं भाई साहब। अरे जूल्स को आप अर्ग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई साहब। जूल मतलब क्या होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और अर्ग मतलब क्या हो जाएगा? अभी यहां पे देखो डाइन आ गई, डाइन, और ये 1 मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। न्यूटन मतलब क्या होगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर, और डाइन मतलब 1 ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हमने भाई साहब इसको अपॉन किया 1 जूल अपॉन 1 अर्ग, तो दिस विल बी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1000 ग्राम मीटर स्क्वायर, कितना हो गया बोलो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 ग्राम इंटू यहाँ पे कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच 10⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁷ अर्ग्स, ठीक है। सो 1 जूल अपॉन 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷। 1 जूल की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁷ अर्ग्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पार्ट? ओके। तो अगर आपको भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी इन अर्ग्स निकालना है, ठीक है, तो डेल्टा एम को आप अगर इसके साथ माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एम को अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट किया है 9 इंटू 10⁻20 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके। जूल्स में भाई साहब मास किलोग्राम इंटू 9 इंटू 10⁻16। क्या ये समझ में आ रहा है? ये 9 कहां से आ रहा है? अरे भाई साहब देखो ये डेल्टा एम है, ठीक है। अगर हमको मेरे को जूल्स में चाहिए, डेल्टा एम किस में है भाई साहब? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना। तो डेल्टा एम अगर आपका हो गया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा, उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तभी तो जाकर वो जूल्स में कन्वर्ट होगा, है ना। क्लियर है? और इसको इंटू 10⁻6, ठीक है। बहुत हंसी आ रही है तुमको। देखो 1 मेगा, इसको ऐसे समझो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और क्योंकि ये मेगा है तो इंटू 10⁻6 जूल्स। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। अगर यहीं पे हम करते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? दैट विल बी 1.6 इंटू 931, ठीक है, इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। ऐसा कुछ आएगा भाई साहब आपका, ठीक है। क्लियर है पीपल, हम आर बी क्लियर? तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सो जस्ट याद रखिए बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको अर्ग्स में कैलकुलेट करना है, तो ये जो मास डिफेक्ट आपने निकाला है इसको ग्राम में निकालना है और 9 इंटू 10⁻20 से मल्टीप्लाई करना है। अगर बाइंडिंग एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो इस डेल्टा एम को आपको किस में निकालना है भाई साहब? किलोग्राम्स में, क्योंकि अर्ग्स आपका सीजीएस सिस्टम का एनर्जी का यूनिट है। तो सीजीएस सिस्टम में आपका भाई साहब मास किस में मेजर होगा? ग्राम्स में। तो मास इन ग्राम्स इंटू 9 इंटू 10⁻20। आपके एसआई सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है जूल्स, और एसआई सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है जूल्स, तो मास का यूनिट क्या है? केजी। तो डेल्टा एम इन किलोग्राम इंटू 9 इंटू 10⁻16, ठीक है। क्लियर पीपल। इफ मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज एएमयू, देन बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लीजिएगा, 0.5 अगर लेना पड़े तो ही, ठीक है। अगर मास डिफेक्ट डेल्टा एम, समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर डेल्टा एम आपका है भाई साहब किसमें? ग्राम्स में, तो आपको एनर्जी मिलेगी अर्ग्स में, ठीक है। तो ये अर्ग्स में एनर्जी कितनी हो जाएगी? डेल्टा एम जो आपका है ग्राम्स में इंटू 9 इंटू 10⁻20, और वही चीज आपको भाई साहब जूल्स में चाहिए, तो डेल्टा एम आपको किस में चाहिए भाई साहब? केजी में, इंटू 9 इंटू 10⁻16, ठीक है। और वही चीज भाई साहब अगर आपको डेल्टा एम है, आपका डेल्टा एम है भाई साहब किस में? एएमयू में। एएमयू मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻20, तो एएमयू में अगर है तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दिस विल बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इज इन एएमयू। तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी हो जाएगी। If Z and A respectively represent atomic number and mass number of a nucleus, the binding energy of the nucleus is given by, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? Z मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई? देखो कुछ नहीं है, ये आपका प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स क्या होगा? जो एटॉमिक नंबर होगा, समझ लो कोई एटम है X, ये हो गया भाई साहब A और ये हो गया Z, सॉरी ये हो गया A और ये हो गया Z, है ना भाई साहब। तो Z है आपका एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। तो ये ZMP लिखा है आपने। ZMP मतलब क्या हो जाएगा? समझ लो आपका सोडियम है, सोडियम ये हो गया 11 और ये हो गया 23,
तो अगर मैं प्रोटॉन्स का मास पूछूं आपसे कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, पहली बात तो 11, और मास ऑफ प्रोटॉन्स मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो भी आता है आपका 1 AMU, वही लिख रहे हैं आप, देखो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोलो, न्यूट्रॉन्स, ये आपका ऐसा है, देखो इससे आप न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 23 माइनस 11, 12 न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना, तो इसका मतलब किसी भी एटम में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A माइनस Z, है ना, एटॉमिक मास माइनस Z, वही कर रहे हैं हम, देखो A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, वही अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो ये गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर है। ये आपका क्या हो जाता है, दिस विल बी बेसिकली नथिंग बट A, ये आपका टोटल A का वैल्यू है, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको क्या दे देगा, ठीक है, दिस विल गिव यू द मास डिफेक्ट इनटू c² जूल्स, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू 931, तो या तो आप भाई साहब इसको c² जूल्स करेंगे, या तो आप करेंगे भाई साहब, ये हो गया m c², ये हो गया m इंटू यहाँ पे c² मतलब आप क्या करेंगे इसको, अगर 3 इंटू 10⁸8, मतलब c की वैल्यू ली हुई है आपने, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर जूल्स में आएगा। अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इस चीज को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, 931.5 के साथ, ठीक है। वेयर mp इज मास ऑफ प्रोटॉन, m इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, ये मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, क्लियर 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 पीपल। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपके न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स होता है मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सोडियम है, ठीक है, सोडियम का भाई साहब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियॉन्स का कितना है, इतना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A, जितने भी आपके 23 जो भी आपका होगा। पैकिंग फ्रैक्शन, अभी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड स्टेट तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है, आपको मालूम है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे समझ लो भाई साहब एक मिठाई का डब्बा है और इसमें भरे हैं आपने लड्डू, ठीक है, तो ये जो खाली एरिया रह रहा है इसको हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि भाई साहब अच्छा स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर आपका जितना भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनकी पैकिंग बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि कम से कम वॉइड्स हों, जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी न्यूक्लियस की बढ़ेगी, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बोलो, m माइनस a अपॉन a, ठीक है, m माइनस डेल्टा इज डेल्टा m बाई a, डेल्टा m बाई a, दैट विल बी योर पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर 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 पीपल, हम ओके ओके ओके। वेयर m इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, a इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन AMU। इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव, अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, द न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ है, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा भाई साहब, व्हेन विल द पैकिंग फ्रैक्शन बी नेगेटिव, जब भाई साहब आपका जो एटॉमिक मास है उससे मतलब फ्री प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास लेस है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर नेगेटिव है तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास का कन्वर्जन हुआ है एनर्जी में, कौन से एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में, और यही बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को साथ रखे हुए है, तो आपकी स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की बढ़ जाएगी, ठीक है। इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, मतलब आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, डेल्टा m बाई a है, तो a तो भाई साहब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वो होगा आपका डेल्टा m। डेल्टा m क्या है भाई साहब, डेल्टा m इज बेसिकली m माइनस a है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब थोड़ा बहुत मास कन्वर्ट हुआ है बाइंडिंग एनर्जी में, और अगर ऐसा हुआ है तो भाई साहब न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर आपका ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब न्यूक्लियस अनस्टेबल है, क्योंकि आपका m माइनस a अगर पॉजिटिव आ रहा है तो m की वैल्यू a से ज्यादा हो गई। इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव द न्यूक्लियस इज स्टेबल, तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, फिजन होगा, इट विल अंडरगो फिजन, ठीक है। मतलब अभी क्या है, एनर्जी बढ़ गई है, और एनर्जी क्यों बढ़ी है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आ रहा है, ठीक है, आपके जो प्रोटॉन्स है वो सामने आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ गई है, अभी ये एक्सप्लोड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई है, इसीलिए आपका मास of the nucleus is more than the mass of isolated protons and neutrons. Mass of the nucleus is more than the mass of same isolated protons and neutrons. ठीक है, और ये जनरली हमको देखने को मिलेगा जो हैवी न्यूक्लियसेस होते हैं। इसीलिए आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में ज्यादा करके जितने भी
हेवी एटम्स होते हैं वो ज्यादा करके रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, बिकॉज उनका फिजन होता रहेगा और ये नेचुरल तरीके से होता रहेगा, ठीक है। दे विल डिसइंटीग्रेट। पैकिंग फ्रैक्शन इज 0 फॉर कार्बन 12। इसका भाई साहब 0 है पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब क्या है, जो आपका मास है वही आपके एटॉमिक मास के बराबर है। पैकिंग फ्रैक्शन इज 0 फॉर दिस आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप के लिए पैकिंग फ्रैक्शन भाई साहब कितना है, 0। क्लियरम, ओके ओके ओके। सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, अभी भाई साहब देखो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। द कर्व ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, और यहां पे भाई साहब आपका मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होगा भाई साहब, ये होगा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, है ना। इसको हमने किसके साथ प्लॉट किया है, इसको हमने प्लॉट किया है एटॉमिक मास ए के साथ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट द एटॉमिक मास। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और ये बाइंडिंग एनर्जी होगा क्या, मतलब m माइनस ई करेंगे, ये डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर कर देंगे, दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। सो आपका भाई साहब द कर्व ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो आपका भाई साहब ये कर्व है, देखो दिस इज बेसिकली द कर्व, और ये नीचे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। सो आपका ये कर्व आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से जितने जितने आपके हैवी मेटल्स होते जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यूरेनियम, इसका भाई साहब मास, तो ये दिस विल बेसिकली शो अ डिप, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे सवाल बनने ही बनने हैं, आपके बनेंगे आपके सवाल में, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं वो एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। ओके, मेन फीचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज हाई। अगर आपका एटॉमिक मास क्या है भाई साहब 28 से ज्यादा है और लेस देन 128 है, तो 138 है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज हाई। बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब यू विल रिक्वायर अ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी बाउंड। बाइंडिंग एनर्जी इज हाई इन द रेंज, जितने भी एटम्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास 28 से ज्यादा है और एटॉमिक मास 138 से कम है, उनका बाइंडिंग एनर्जी हाई है। लाइट न्यूक्ली, ठीक है, सच एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का न्यूक्ली लाइट है, कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। ज्यादा करके जितने भी लाइट न्यूक्ली, मतलब जो 28 के पहले वाले हैं, ज्यादा करके वो कंबाइन करने की टेंडेंसीज दिखाएंगे, ठीक है। फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी, क्यों ग्रेटर स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो उनका मास है दिस इज वेरी वेरी मच लेस देन द एटॉमिक मास, और इसीलिए थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिखाने के लिए ये कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन विल जनरली बी शोन by atoms which have an atomic mass of less than 28, ठीक है। between the range of 28 to 138 they will neither show fusion nor show fission, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाएंगे, fission। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत heavy nucleus हो जाएगा। heavy nuclei which are basically having greater than 220 are highly unstable and breaks into two nearly equal nuclei which are stable। तो ये अनस्टेबल रहेगा और ये टूटेगा। टूटेगा क्यों, क्योंकि इस यहां पे क्या हो गया, मास इज वेरी हायर देन, देखो क्या है, ये समझ लो एक बैग है, ठीक है, एक बैग में एक प्रोटॉन डाला, एक न्यूट्रॉन डाला, एक प्रोटॉन डाला, एक न्यूट्रॉन डाला, ऐसे करते करते भाई साहब आप कहां पहुंच गए, 220 आपका न्यूक्लियस का न्यूक्लियॉन्स हो गया। मतलब समझ लो अगर 110 प्रोटॉन्स हैं और 110 न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स का तो छोड़ो, लेकिन 110 प्रोटॉन्स को भाई साहब एक न्यूक्लियस के अंदर रखना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सो विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे मास जो होगा दैट विल बी फार मोर ग्रेटर देन एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पे आपका एनर्जी सिस्टम का ही बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, धीरे 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 भाई साहब इनमें रिपल्शन चालू होता रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। सो हैवी न्यूक्ली आर हाईली अनस्टेबल and breaks into two equal nuclei which are stable. This process is called nuclear fission. तो ऐसे बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में टूटने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर आर दोस विथ लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी नियर आयरन एंड, ठीक है, निकल विथ एटॉमिक एनर्जी आपका अगर आपका एटॉमिक मास अगर अराउंड 56 हो, दीज आर स्टेबल, ठीक है। विद इंक्रीज इन मास नंबर binding energy per nucleon first increases rapidly and reaches the maximum value for this. The maximum value of binding energy per nucleon is about 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा पीछे जाए हम, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका देखो आयरन है यहाँ पे 56, ये मैक्सिमम है, देखो दिस इज द मैक्सिमम, उसके बाद ग्राफ गिरता जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर
तो यहाँ पे देखो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आयरन 56 के रेंज में मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। So near iron and nickel with atomic mass which is approximately 56, with increase in mass number, binding energy per nucleon first increases rapidly and reaches the maximum value. The maximum value of binding energy per nucleon is about 8.8 mega electron volt. उसके बाद भाई साहब डिक्रीज होगा, और ये किसके लिए होगा? आयरन 56 तक भाई साहब इंक्रीज होगा, उसके बाद टप से नीचे गिरेगा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, thereafter with increase of mass number, binding energy per nucleon decreases very slowly to about कितना 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that is यूरेनियम का। very light nuclei are least stable, very heavy nuclei are also unstable, ठीक है। जो बहुत सब लाइट न्यूक्लिय होते हैं उनके अंदर मतलब आपका प्रोटॉन्स को स्टोर करने के लिए भी मिनिमम एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। तो वेरी लाइट न्यूक्लिय आर लीस्ट स्टेबल, वेरी हैवी न्यूक्लिय आर अनस्टेबल, ठीक है। द न्यूक्लिय विद इंटरमीडिएट मास नंबर्स आर द मोस्ट स्टेबल, जैसे आयरन का रेंज हो गया, इंटरमीडिएट मास नंबर्स दे आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। द डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास फॉर हैवी न्यूक्लिय इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। तो जैसे जैसे भाई साहब प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स की भी संख्या बढ़ती जाएगी, और इस बढ़ती हुई संख्या से एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। द एनर्जी विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।